My dad's make it hurt. Hey everyone, let's get started. Let's continue with our linear inequalities का बचा हुआ चैप्टर. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लिनियर इनइक्वालिटीज़ कोई नया चैप्टर नहीं है. वो बस हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के तरीके सिखा रहा है, और स्पेशली लिनियर इनइक्वालिटी को कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करते हैं, हमें बस वो सिखा रहा है वो वाला चैप्टर. तो इट इज़ द 6th चैप्टर ऑफ NCERT, और इस चैप्टर से बहुत सारे आपके सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड इन दिस वीक आपको जो टेस्ट पेपर आएगा वो पूरा लिनियर इक्वालिटीज़ कवर भी कर लेगा, और आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा. और इस चैप्टर में हमको कोई स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर तो बचे हुए क्वेश्चंस बनाने के लिए हमने सीखा है. तो मतलब आपके जो पुराने डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं, इसलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं. और NCERT में ये इस ऑर्डर में गिवन है. अगर आप किसी कोचिंग के तरीके में देखेंगे या किसी दूसरे सोर्स से अगर आप देख रहे होंगे, तो शायद आपको किसी किसी रेफरेंसेस में लीनियर इनइक्वालिटीज़ नाम का चैप्टर मिले भी ना. ओके, सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व द प्रीवियस लेफ्ट क्वेश्चंस यूजिंग दिस, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दीज मेथड्स इन द फ्यूचर. जैसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कोई चैप्टर थोड़ी था, पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक तरीका है जो अब हमें आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व करना है. तो अगर हमें कोई इनइक्वालिटी आती है, लीनियर इनइक्वालिटी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो सकती है, तो हमें ये वाला जो चैप्टर में हम तरीके सीखेंगे बस वो पता होने चाहिए कि ऐसे सॉल्व होती है इनइक्वालिटीज़. ओके, सो इनइक्वालिटी क्या होती है ये हम पहले पता कर चुके थे. वेवी कर्व मेथड एक तरीका है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, वो हम देख चुके थे. वो NCERT में नहीं है, बट वो हमने समझ लिया था. और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आज जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं उसके साथ. सो दिस इज़ मी, नेही जैन, एंड प्लीज़ फॉलो द इंस्टाग्राम पेज ऑफ पढ़ले एंड जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप. उसके साथ ही साथ आप बेस्ट मटेरियल के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विज़िट करते रहिएगा. आपको बहुत सारे अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे. नाउ proceeding with the chapter, this much part is done with our practice. Now we just need to focus on the graphical solutions and system of linear inequalities wala part. So in the last class I gave some homework, I remember. So now we had 2 homework questions and another question जिसमें मैंने कहा था कि अगर इधर इक्वल टू साइन भी होता तो क्या आंसर होता. तो ये रहा मेरा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन. इसमें हमें 2 अलग अलग इनइक्वालिटी दी थी, और पहले ही बोला था कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है. तो हमने उन दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया और फिर दोनों को क्या निकाल दिया, इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया. तो ये आ गया हमारा इसका आंसर. मूविंग ऑन टू द सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन में मैंने रैशनल इनइक्वालिटीज़ के पार्ट में बताया था कि हमें क्या करना होता है, उसे ट्रांसफ़र करना होता है, LCM लेना होता है, फिर फैक्टराइज करना होता है. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जब भी इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो दोनों साइड ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. जैसे +2 राइट हैंड साइड भी किया और +2 लेफ्ट हैंड साइड भी किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. बट अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है. जैसे इस जगह पर मैंने एक नेगेटिव को बाहर निकाला, और जब मैंने -1 से फिर से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप कहिए नेगेटिव उस साइड भेज दिया, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी लेस दैन 0 थी ये बन गई ग्रेटर दैन 0. तो अगर नेगेटिव ऑफ 2x + 5 है तो ये इनइक्वालिटी लेस दैन 0 है. बट अगर मैंने उसे कर दिया पॉजिटिव ऑफ 2x + 5 तो दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर दैन 0. तो इनइक्वालिटी बस नेगेटिव के मल्टीप्लिकेशन या डिविजन पे पलट जाती है. उसके अलावा इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जैसा इक्वल टू का साइन वर्क करता है वैसे ही इनइक्वालिटी वर्क करती है. बस नेगेटिव नेगेटिव के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे इनइक्वालिटी चेंज होती है. सो इफ़ दिस पार्ट इज़ क्लियर तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ईजीली आ गया होगा. यहाँ पे भी हमने बस ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस ही किया था. एंड द लास्ट वन जिसमें मैंने कहा था कि अगर इधर इक्वल टू लगा हुआ होता तो आंसर क्या आता. तो इस जगह पे हम जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने देते. मतलब x
इज़ इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे और x इज़ इक्वल टू 2 वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे। उसके अलावा जो दोनों सोल्यूशंस हैं हम उन दोनों को ले सकते हैं और फिर हमको ये वाला इंटरवल चाहिए, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक हर वैल्यू चाहिए 0 और 2 को छोड़कर। तो इधर मैंने -1 पे तो क्लोज्ड लगाया, 2 पे ओपन लगाया, तो 2 तो छूट गया पर 0 छूटना बचा है, तो इधर मैंने 0 भी छोड़ दिया। अब अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ होता तो हमने इधर से 1 भी सब्ट्रैक्ट किया था और इधर इधर कर्ली ब्रैकेट और इधर -1 पे हमने कर्व्ड ब्रैकेट लगाया था ओपन इंटरवल बताने के लिए। तो बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है। और अगर इसे मैं लाइन फॉर्मेट में लिखूँगी तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। तो ये मेरा है सल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लाइन फॉर्मेट में देख सकते हैं, ये हो गया। इस क्वेश्चन में तो मैंने वैसे ही बताया है। तो हर क्वेश्चन काफ़ी सारे तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। और अब इसी चीज़ को मैं ग्राफिकल तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसे रियल नंबर लाइन पे तो मैं इधर 2 प्लॉट करूँगी और 2 के आगे के सारी वैल्यूज़ मुझे लेनी है और 2 लेना नहीं है। अगर x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिखा होता तो मैं इधर से 2 इन्वॉल्व कर लेती। इसका मतलब मुझे इस एरिया की सारी वैल्यूज़ लेनी है। अब अगर मैं ग्राफ पे ये प्लॉट करूँ, अगर मैं एक ग्राफ पे यही चीज़ प्लॉट करूँ तो ये आ गया मेरा x इज़ इक्वल टू 2। मतलब मुझे इधर की सारी चीज़ें लेनी है, ये वाला जो पूरा डायरेक्शन है ये मैं ले सकती हूँ। तो क्या दिख रहा है हमें इधर कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है। और ये कौन सी लाइन है? ये x इज़ इक्वल टू 2 की लाइन है। तो अगर मुझसे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 बोला है तो मैं x इज़ इक्वल टू 2 ड्रॉ कर या फिर x -2 इज़ इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ कर ये कौन सी लाइन है? x -2 इज़ इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। तो वो मैंने लाइन बना दी और फिर उसके राइट हैंड साइड की सारा प्लेन उसके राइट, अब मेरा जो कार्टेशियन प्लेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये रहा मेरा पार्ट 1 और ये रहा मेरा पार्ट 2। तो अब मेरा कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, पार्ट 1। तो मेरा पूरा का पूरा पार्ट 1 का एरिया इस क्वेश्चन का आंसर है, जो अगर हम रियल नंबर लाइन पे देखें तो हम ऐसे बता देते हैं और अगर हम ग्राफ पे देखें तो हम ऐसे बताएंगे, इतना पूरा एरिया। ठीक है, अब ये कैसे समझे कि जैसे अगर मैं कोई और इक्वेशन देती हूँ 3x + 4y इज़ इक्वल टू 0। 3x + 4y इज़ इक्वल टू 12। अब ये जो मेरी इक्वेशन है इसको जब मैं कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करूँगी तो मेरी x की वैल्यू हो गई, ये मैंने इस लाइन को, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले प्लॉट किया। समझिए क्वेश्चन में था ग्रेटर देन, तो सबसे पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करूंगी। इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करने के बाद मैं इसके नंबरिंग कर दूंगी विच इज़ 4,0 एंड 0,3। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 एंड 2। मेरा पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब कौन सा पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है ये कैसे तय करना है? तो या तो यहाँ से एक रैंडम नंबर इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो और देख लो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, या फिर यहाँ से एक रैंडम नंबर पुट कर दो। तो यूजुअली हम एक आर्बिट्ररी नंबर लेते हैं, मतलब एक नंबर जो हम हर में डाल के देख लेते हैं वो हम लेते हैं ओरिजिन। 0,0 आप यहाँ पे डाल दीजिए।
अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पार्ट हमारा आंसर है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये पार्ट हमारा आंसर है। तो अगर मैं 0,0 इधर डाल देती हूँ तो 0 + 0 इज ग्रेटर दैन 12, 0 इज ग्रेटर दैन 12, तो ये तो फॉल्स है। इसका मतलब मेरा जो ये वाला एरिया है ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर दिस शेडेड रीजन, ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, वो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स आ गए। तो अब आप इस क्वेश्चन को सिर्फ रियल नंबर लाइन पे तो सॉल्व कर नहीं सकते थे, इस क्वेश्चन को वेवी कर्व मेथड से तो सॉल्व कर नहीं सकते थे। हमें बस अभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बनाते आती है, तो क्योंकि हमें ये ग्राफ पे बनाना आती है स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने ग्राफ पे ही इसे सॉल्व कर लिया। तो दिस इज वेयर वी नीड ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं आपसे, मतलब आपकी अब इधर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तो कंप्लीट हो ही जाएगी, पर हम एक्सरसाइज 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा था, तो हमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, ताकि हम उसे बनाना सीख सकें, फिर हमें उसे प्लॉट करना आना चाहिए, और फिर हमें उसका आंसर रिपोर्ट करना भी आना चाहिए। तो इधर भी मैं एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा देती हूँ इस तरीके पे। इस तरीके में कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अगर मुझे 2x इज ग्रेटर दैन 5 दिया हुआ है, तो मैं इसे किन तरीकों से सॉल्व कर सकती हूँ? इसे मैं वेवी कर्व से सॉल्व कर सकती हूँ, इसे मैं इस जगह पर भी सॉल्व कर सकती हूँ बिना चित्रापित्री ड्राइंग करे, फिर इसे मैं रियल नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकती हूँ, और फिर इसे मैं ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे 2x + 3y इज ग्रेटर दैन 6 ऐसा कुछ दिया है, तो इसे मैं सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकती हूँ। दिस इज द पॉइंट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेते हैं। अब अपन ने लिखा है तो 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 6। इफ दिस इज द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? 2x + 3y - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपको सबसे पहले तो बस ये एक्सप्रेशन प्लॉट कर लेना है। तो इट इज लाइक दिस, ये है 3,0, ये है 0,2 और ये है 0,0। अब 0,0 जब हम इधर डालते हैं तो 0 - 6 इज लेस दैन 0, मतलब -6 इज लेस दैन 0। ये तो वैलिड है, ये तो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है 0 इसको। मतलब जो ये वाला रीजन है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये अगर पार्ट 1 है, ये अगर पार्ट 2 है, तो हमारा पार्ट 2 इज द करेक्ट आंसर, और ये रहा मेरा वो वाला रीजन जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब ये वाली लाइन के नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हम लेंगे या नीचे वाला हम लेंगे, वो तो बस 0,0 रख के देख लिया करो। x की जगह भी 0 भर दो, y की जगह भी 0 भर दो। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखना है जो लाइन पे लाए करता है, नहीं तो आंसर 0 ही आ जाएगा ना। तो या तो आप लाइन के ऊपर वाला कोई पॉइंट रख लो या लाइन के नीचे वाला कोई पॉइंट रख लो। 1,1 रख लो अगर 0,0 से लाइन पास हो रही है तो, मतलब ऐसा कोई भी ईजी सा पॉइंट रख लो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पार्ट 1 हमारा आंसर है या पार्ट 2 हमारा आंसर है, और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बस और कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें, ठीक है। तो बस एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं अपन इस टाइप की। घूम गई, हाँ। अ कंपनी
manufacturing cassettes and its cost equation is C is equal to 300 plus 1.5x and its revenue equation is capital R is equal to 2x, where x is the number of cassettes sold. So how many cassettes must be sold for the company to be in profit. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. अब रेवेन्यू क्या होती है? जो हम कमा रहे होते हैं. कॉस्ट क्या होती है? जो हमें बनाने में लगती है. तो हमें प्रॉफिट चाहिए. इसका मतलब हम जो कमा रहे हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए. हमारा रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर दैन हमारा कॉस्ट. मतलब 2x इज़ ग्रेटर दैन 1.5x प्लस 300. तो 2x माइनस 1.5x इज़ ग्रेटर दैन 300. मतलब 0.5x इज़ ग्रेटर दैन 300 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 600. मतलब जब 600 से ज़्यादा कैसेट सेल होने लग जाएगी तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा और हमारी कंपनी क्या होगी? प्रॉफिट में होगी. अब 600 से ज़्यादा कैसेट मतलब 600 पे प्रॉफिट हो रहा है क्या? नहीं, 600 पे सब हिसाब बराबर है. 700 पे प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, हो रहा है. अगर पूछा जाए कि वो लीस्ट नंबर बताओ जिस पे कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, तो वो क्या है? आधी कैसेट थोड़ी ना बिकती है. मतलब 600.5 तो आंसर हो नहीं सकता. तो 601 इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कैसेट्स जो बिकते से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी. तो 600 से ज़्यादा कुछ भी बिके, मतलब 601, 602, 603 से लेके कितना भी बड़ा नंबर हो, हमारी कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म्ड एन इनइक्वालिटी ऑफ द गिवन वर्ड प्रॉब्लम. तो बस जैसे हमको बचपन में वर्ड प्रॉब्लम को समझना होता था, गिवन लिखना होता था, सोल्यूशन लिखना होता था, टू फाइंड लिखना होता था, वही सब करके हम इस बार भी आंसर तक पहुंच जाएंगे. बस हम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं. लेकिन अगर बोर्ड्स के पेपर में लिख रहे हैं तो एक 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 चीज़ अच्छे से उनको स्पून फीड करनी है. ओके, बस अब बचा कुछ नहीं है इस चैप्टर में. हमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये तरीका क्या है बस ये समझना है. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर क्वेश्चंस. 6x minus 8y is greater than or equal to 24. ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करिए. ये क्वेश्चन का फिर मैं आंसर दूंगी और इसके बाद अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपन क्विज फॉर्मेट में कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन का अगर आपका आंसर मेरे मतलब आपका ग्राफ मेरे ग्राफ से मैच करता है तो वील हैव +4, नहीं तो -1. ओके, सो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ, डोंट लुक हियर. तो यहाँ हमारा आंसर है ये वाला एरिया, क्योंकि जब हम 0,0 इसमें पुट करते हैं तो वो तो यहाँ हमारा आंसर होगा ये वाला एरिया. इफ इट मैचेस देन लेट्स गो अहेड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x plus 4y is less than or equal to 12, 4x plus 3y is less than or equal to 12,
x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो चारों इनइक्वालिटीज़ हैं ये साथ में हमारी क्या करनी है, हमें सेटिस्फाई। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट एड्रेस करना है कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू और सिर्फ ग्रेटर देन में क्या फ़र्क है। ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो ये वाले सारे पॉइंट्स प्लस ये वाला पूरा रीजन हमारा आंसर होगा। बट अगर सिर्फ ग्रेटर देन था तो हमारा ये वाला पूरा रीजन आंसर होगा, ये लाइन आंसर नहीं होगा। तो इधर ये लाइन आंसर में नहीं है, इधर ये लाइन आंसर में है और इधर भी ये लाइन आंसर में है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। थ्री एक्स प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। इधर हमें क्या करना है, ये हमारी बन गई लाइन 4,0, 0,3 और लेस देन और इक्वल टू 12। मतलब मेरा आंसर कौन सा वाला एरिया है, मेरा आंसर ये वाला एरिया है। ठीक है, अब दूसरा वाला 4x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। मतलब ये बन गया मेरा 0,4, ये बन गया मेरा 3,0 और इधर मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये वाला। फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब x 0 है या 0 से ज़्यादा है। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। और y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला। तो इतनी घिचड़ पिचड़ में कॉमन एरिया कौन सा है, ये चारों चीज़ें साथ में कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, ये चारों चीज़ें साथ में यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। इस वाले पूरे एरिया में ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमें कौन सी लाइंस लेना है और कौन सी लाइंस नहीं लेना है। ये वाली लाइन लेना है क्या, नहीं, क्योंकि y इज़ ग्रेटर दैन 0 बोला है, y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 नहीं बोला है, तो y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन नहीं लेना है। फिर ये वाली लाइन लेना है क्या, कौन सी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, हाँ लेना है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, हाँ लेना है। और x इज इक्वल टू 0, हाँ लेना है। तो बस हमने ये एक लाइन नहीं ली, बाकी हमने सारी लाइन्स ली और उसके ऊपर का एरिया लिया। तो जब अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और सेकंड चीज़, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो तो जो कॉमन एरिया है ग्राफ में, जो मल्टी शेडेड एरिया हो जाएगा, हमने सब कुछ शेड कर दिया तो जो एरिया घिचपिच हो गया, पूरा मल्टी शेडेड हो गया, वो एरिया हमारा आंसर है। और लाइंस लेना है कि नहीं लेना है ये हमें चेक करना है, इज इक्वल टू है कि नहीं है इस बात पे। तो दिस वाज इजी। बस यहाँ पे हमारा कौन से टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा वेवी कर्व कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ पे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा हमें ऊपर देखना है या थोड़े से इसके अच्छे क्वेश्चंस देखना है या डिफ़िकल्ट कैसे बनाया जा सकता है ये वाला टॉपिक अगर हम ये देख रहे हैं, तो डबल इनइक्वालिटीज़, एंड मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ के साथ ये क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अब मैं डबल इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन करवा के देखती हूँ। -7 इज लेस दैन 2x - 3 इज लेस दैन 7। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ हैं,
अब ये क्वेश्चन हमने किया तो है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया तो है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं देखा है, पर ये चीज़ हमने करी तो है। इसे मैं लिख दूंगी -7 इज लेस दैन 2x माइनस 3, और इसे मैं लिख दूंगी 2x माइनस 3 इज लेस दैन 7। तो ये मेरे हो गए दो इक्वेशंस, दो इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर -7 इज लेस दैन, या फिर 2x माइनस 3 इज ग्रेट प्लस 7 इज ग्रेटर दैन 0, और इसे मैं लिख देती हूँ 2x माइनस 3 माइनस 7 इज लेस दैन 0। तो इट इज 2x प्लस 4 इज ग्रेटर दैन 0 एंड 2x माइनस 10 इज लेस दैन 0। तो x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0, x माइनस 5 इज लेस दैन 0, x इज ग्रेटर दैन -2, x इज लेस दैन 5। तो मेरा जो आंसर हो गया, इन दोनों का आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर हो गया -2 से 5 क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब कर्व्ड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी को भी मैं अलग अलग देखकर सिंगल इनइक्वालिटी के तरह सॉल्व कर सकती हूँ। तो ऐसे हो गई मेरी डबल इनइक्वालिटी सॉल्व। अब डबल इनइक्वालिटी के ऊपर भी हमें काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, जैसे कि a manufacturer has 800 liter of a 10% solution of an acid. How many liters of a 20% solution of a, how many liters of a 20% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture be more than। अब देखिए, अगर B 12% दिया होता तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती और हमारा एक आंसर आता, बट B मोर देन 12% दिया है, तो अब हमारा आंसर आएगा इनइक्वालिटी में B मोर देन 12% बट लेस देन 15%। तो अब मोर देन 12% दे दिया बट लेस देन 15% दे दिया, इसका मतलब क्या क्रिएट होगी इधर? डबल इनइक्वालिटी। सो वी नीड टू सॉल्व अ डबल इनइक्वालिटी हियर। अब दिया गया क्या क्या है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 800 लीटर्स ऑफ अ 10% सोल्यूशन ऑफ एन एसिड। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है ये, तो हमें कोई भी मोलारिटी नहीं देखना है। 10% सोल्यूशन 800 लीटर। How many liters of a 20% acid solution must be added to it? तो 20% सोल्यूशन के कितने लीटर्स हमें चाहिए ताकि जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा वो 12% से ज़्यादा हो लेकिन 15% से कम हो। ये है मेरे फाइनल मिक्सचर की एसिड के कंटेंट। अब कितने लीटर एसिड सोल्यूशन ऐड करना है उसको तो मैं कह देती हूँ x। x क्या है? कितने लीटर एसिड सोल्यूशन की हमको ज़रूरत है। तो मेरी इक्वेशन इस जगह पे क्या बन जाती है? 12%, मतलब मैं कह देती हूँ 12/100 टाइम्स x, और 800 तो पहले से था ही। अब हमें या 12 से ज़्यादा चाहिए या 15 से कम चाहिए, 12 और 15 नहीं चाहिए, 12 और 15 के बीच की चीज़ें चाहिए। तो हम इक्वालिटी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ लेस दैन और ग्रेटर दैन वाले साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 10% ऑफ 800 प्लस 20%
ऑफ एक्स, और ये इसके बाद आएगा हमारा 15/100 इंटू एक्स प्लस 800। तो ये तो बन गई हमारी डबल इनइक्वालिटी जिसको हमको सॉल्व करना है। अब डबल इनइक्वालिटी हम सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 12/100 इंटू एक्स प्लस 800 इज लेस दैन 10 इंटू 800/100 प्लस 20/100 इंटू एक्स। अब मैंने ये तो कहा ही था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा सब कुछ इक्वेशन में होता है वैसा सब कुछ कर सकते हैं, बस नेगेटिव से अगर कुछ करो तो ध्यान रखने की बात है। तो 100 तो आप उड़ा दो सब में से। अब ये क्या बन गया, इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 800 इज़ लेस दैन इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो इधर मेरा x इज़ ग्रेटर दैन 200, ये मुझे किस पार्ट से मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से मिल गया। अब मैं सॉल्व कर लेती हूँ राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी, मतलब 10/100 इंटू 800 प्लस 20/100 इंटू एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स प्लस 800। अब इसे जब मैं इधर उधर करके पूरा सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 5x इज़ ग्रेटर दैन 5 इंटू 800। तो x इज़ ग्रेटर दैन इधर साइन ये है, इधर साइन ये है, और x इज़ लेस दैन 800। मतलब x मेरा 200 से ज़्यादा है पर 800 से कम है। तो अगर मैं एक दूसरा सॉल्यूशन डाल रही हूँ जो 20% एसिड का कंटेंट रखता है, तो मेरा जो उसके हमको कितने लीटर डालने हैं, 200 से 800 के बीच में कुछ भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर ली, एक्सरसाइज 1, 2, 3 सब कवर कर ली, और वेवी कर्व मेथड जो एनसीईआरटी में था ही नहीं वो भी पिछले क्लास में कवर कर लिया। तो अब सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। और अगर ऐसे ग्राफिकल वाले और आपको कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी आपसे हो जाने चाहिए। स्पेशली जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा मिलने लग जाएंगे और फिर हमें इस वाले नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बट तब तक भी ये आपको पता होना चाहिए, ये बस सॉल्व करने के तरीके थे, ये कोई अलग इंडिपेंडेंट चैप्टर जैसे आपको नहीं मिलेगा जगह जगह पर। एंड दिस मच प्रैक्टिस इज़ इनफ। और इस बार के टेस्ट में जो इस पे क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर को आप साइड में रख दीजिएगा, इस चैप्टर को चैप्टर आप मत मानिएगा, ठीक है। वो बस एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो आई हैड टू गिव इट इट्स ड्यू रिस्पेक्ट। एंड सो थैंक यू ऑल, गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।